नमस्कार आप सभी को, मैं राम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोन इनसाइट पर। तो साथियों, हमने जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए PYQs की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ये आज का हमारा लेक्चर उसी सीरीज़ में आगे है। तो साथियों, जैसा आपको पता ही है कि अब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल नज़दीक आ गया है। तो आपसे उम्मीद भी है, आशा भी है कि आपकी तैयारियां बड़े अच्छे ज़ोरों शोरों पर चल रही होगी और ये हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ है, ये आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो साथियों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs विद एक्सप्लेनेशन। तो देखो, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप क्या है। यानी कि जब हम मूल्य स्तर की बात करते हैं या जब हम प्राइस लेवल की बात करते हैं, तो उसके अंदर अगर हम समग्र की बात करें तो उसमें से सर्वाधिक व्यापक यानी कि जो सबसे ज़्यादा रेंज को कवर करता है या सबसे ज़्यादा चीज़ों को जब कवर करता है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। ऑप्शन ए है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी है उत्पादक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतक और ऑप्शन डी है थोक मूल्य सूचकांक। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि क्या है, जो अपना ये थोक मूल्य सूचकांक है, ये थोक मूल्य सूचकांक ही क्या अपना समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप है भाई। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आइटम्स है या जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर हम थोक मूल्य सूचकांक के बेस ईयर की बात करें तो जो इसका बेस ईयर है वो 2012 है। ठीक है, जिसको हम आधार वर्ष बोलते हैं। यानी कि जब अगर हम थोक मूल्य सूचकांक को निकालते हैं, इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम एक बेस ईयर लेके चलते हैं, आधार वर्ष लेके चलते हैं। तो इसका जो आधार वर्ष है वो 2012 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि केन्स का अर्थशास्त्र अधिक बल देता है। यानी कि जो केन्जियन इकोनॉमिक्स है या जो केन्स जो इकोनॉमिक्स थे वो किसके ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। ऑप्शन ए मौद्रिक नीति पर, ऑप्शन बी राजकोषीय नीति पर, ऑप्शन सी ब्याज दर निर्धारण पर या ऑप्शन डी मुक्त व्यापार यंत्र विन्यास पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मौद्रिक नीति पर। ठीक है, हाँ, हालांकि कई लोग ये बोलते हैं कि जो केन्स का है वो राजकोषीय नीति, हाँ केन्स ने ये बोला था कि क्या है कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो बड़ा ज़्यादा रोल है, लेकिन जो क्लासिकल्स थे उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की थी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो यहाँ पर मौद्रिक नीति पर आऊगा। मौद्रिक नीति पर क्यों आऊगा? क्योंकि जो हमारे क्लासिकल्स थे, बेसिकली क्लासिकल्स क्या मानते थे, वो मुद्रा को तटस्थ मानते थे, वो मुद्रा को न्यूट्रल मानते थे। लेकिन जो केन्स मानते थे कि मुद्रा का भी क्या है कि मुद्रा का भी जो इकोनॉमी के ऊपर है उसके ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वो बोलते थे कि जो मुद्रा है, मुद्रा का काम सिर्फ ना ये है कि सिर्फ एक्सचेंज करना, बल्कि विनिमय के साथ साथ वो क्या करेगी, यानी कि सिर्फ एक्सचेंज रेट का उसका काम करना नहीं है, बल्कि वो क्या करेगी, स्टोर ऑफ वैल्यू का भी वो काम करेगी। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो अपने क्लासिकल्स थे, क्लासिकल सिर्फ ये बोलते थे कि जो मुद्रा है, वो मुद्रा या जो मनी है वो सिर्फ एक्सचेंज का काम करती है। लेकिन केन्स साहब ने यहाँ मौद्रिक नीति पर ज़्यादा फोकस करते हुए कहा कि वो क्या करेगी, वो साथ साथ में स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उच्च शक्ति द्रव्य के उत्पादक हैं। यानी कि जो अपनी उच्च शक्ति द्रव्य है या उच्च शक्ति, अगर हम इसको हाई पावर्ड मनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो द्रव्य का यहाँ हाई पावर्ड यानी उच्च शक्ति द्रव्य का मीन्स है कि हाई पावर्ड मनी, उसके उत्पादक कौन है। ऑप्शन ए क्या है, व्यापारिक बैंक, ऑप्शन बी है सहकारी बैंक, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय या ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा जो संगठन है जो क्या है, वो हाई पावर्ड मनी का उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो अपना RBI है वो RBI क्या है, RBI अपना उच्च शक्ति मुद्रा का ही क्या है, वो सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, यदि हम हाई पावर्ड मनी की बात करें तो उसको H से डिनोट करते हैं। H इज इक्वल टू C यानी कि करेंसी प्लस जो अपना क्या है रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। ठीक है, यानी कि ER, C प्लस RR प्लस ER। यानी कि जो C का मीन्स क्या हमारे यहाँ करेंसी के अंदर, जिसके अंदर अपने नोट भी आएंगे और अपने सिक्के भी आएंगे जो जनता के पास है।
जो आर का मीन्स आएगा कि अपना जो अपना क्या जो रिक्वायर्ड अपना रिजर्व है, जो अपना आवश्यक जमा है। और जो अपना ER आएगा इट मीन्स क्या कि जो अपना एक्सेस रिजर्व है या जो अपना अतिरिक्त जमा है। ठीक है, यानी कि इसको हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। अगर हम किसी भी इकोनॉमी का जो बेस है, जो मनी का बेस है, वो भी क्या होता है, हाई पावर्ड मनी ही होती है। और उसका जो मेन जो प्रोड्यूसर या जो जिसके हाथ में मेन उसकी सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक व्यक्ति जो अन्य कार्य तलाशने के लिए काम छोड़ता है वह है, यानी कि कोई भी पर्सन है वो क्या, कोई इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, मान लीजिए कि उसके कुछ से कोई नया काम तलाशना है, कोई नया काम ढूंढना है, तो उस नए काम को ढूंढने के लिए वो जो अपना पुराना काम छोड़ता है। जो पुराना काम जब उसने छोड़ा और जब तक उसको नया काम नहीं मिल जाता उस टाइम के दौरान वो क्या है। तो ऑप्शन ए है आंशिक रूप से बेरोजगार, ऑप्शन बी है संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, ऑप्शन सी है चक्रीय रूप से बेरोजगार, या ऑप्शन डी है श्रम शक्ति में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंशिक रूप से बेरोजगार। ठीक है, यानी कि कोई भी जो पर्टिकुलर बंदा है, अगर वो पर्टिकुलर बंदा एक जॉब को छोड़ देता है किस लिए कि मैं अब किसी नई जॉब को ढूंढूंगा, तो जो पुरानी जॉब को उसने छोड़ा और जब तक उसको नई जॉब नहीं मिल जाती उसके बीच में वो क्या है, वो आंशिक रूप से बेरोजगार, यानी कि वो कुछ थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही वो क्या है बेरोजगार, वो क्या हो जाएगा पुनः फिर वो एम्प्लॉयड हो जाएगा, यानी कि दोबारा फिर वो क्या कर लेगा, दोबारा वो जॉब ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस कथन से मिल्टन फ्रीडमैन असहमत होगा, यानी कि जो अपने मिल्टन फ्रीडमैन साहब है वो बेसिकली उनको मुद्रावादी बोलते हैं या मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स उनको बोलते हैं। तो इन्होंने कुछ मतलब जो क्या है हमें कुछ बता रखी चीज़ें, तो इनमें से किस चीज़ से जो अपने मॉनेटरिस्ट है या जो अपने फ्रीडमैन साहब वो असहमत होंगे। ऑप्शन एक है वास्तविक अर्थव्यवस्था पर मौद्रिक नीति के थोड़े ही अल्पकालीन प्रभाव होते हैं। ऑप्शन बी है दीर्घकाल में मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन प्राथमिक रूप मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी व्यापार चक्रों को निष्कोण करने में मौद्रिक नीति के सक्रिय उपयोग के लिए सीमित क्षेत्र है। या ऑप्शन डी व्यापार चक्रों को प्रभावी ढंग से निष्कोण या स्मूथ करने के लिए रिजर्व बैंक पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो अपने मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स है या जो अपने मुद्रावादी इकोनॉमिक्स मिल्टन फ्रीडमैन साहब है, मिल्टन फ्रीडमैन साहब इस चीज़ से सहमत नहीं होंगे कि जो व्यापार चक्रों को निष्कोण यानी कि उनको स्मूथ करने के लिए मौद्रिक नीति के सक्रिय उपायों के लिए सीमित क्षेत्र, यानी कि उनका क्या मानना है कि इनके लिए कोई सीमित क्षेत्र नहीं है बल्कि क्या है इनके लिए काफ़ी ओपन चीज़ें हैं, क्योंकि उनका जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है या जो अगर हम बात करते हैं उनकी रिसर्च की, तो पूरी की पूरी वो मुद्रा के ऊपर ही बेस है, वो मुद्रावादी, वो हर चीज़ के ऊपर क्या करते हैं मुद्रा से रिलेटेड वो अपने कंसेप्ट जारी करते हैं। ठीक है, और वो मानते हैं कि जो मुद्रा की जो बेसिकली जो मुद्रा की डिमांड है या जो मुद्रा की मांग है उनका जो अगर हम वो बात करते हैं कि उनका जो निर्धारण की अगर बात करते हैं तो वो न कि वास्तविक चरों पर बल्कि वो किसके ऊपर वो किसके ऊपर बात करते हैं, वो सिर्फ रियल वेरिएबल के, कि जो मुद्रा की मांग का जो निर्धारण है वो रियल वेरिएबल से होता है, न कि जो अपने मनी वेरिएबल है या जो अपने मॉनेटरी वेरिएबल है इनसे होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मुद्रा गुणक वांछित कोष अनुपात का गुणात्मक प्रतिलोम तभी तक है जब तक कि, यानी कि जो अपना मुद्रा गुणक है मनी मल्टीप्लायर है वो वांछित कोष अनुपात का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम तभी तक है जब तक कि ऑप्शन ए है चलन और या अथवा विदेशी बाजारों में मुद्रा रिसाव नहीं होता, ऑप्शन बी बैंक अतिरिक्त कोष नहीं रखते, ऑप्शन सी वांछित कोष अनुपात उन कोषों से ज़्यादा है जिसे बैंक अपनी जमाओं के आधार पर रखना विवेकपूर्ण समझते हैं, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि अगर हम मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर की बात करें तो उसके जो वांछित कोष अनुपात का गुणात्मक प्रतिलोम है वो इन सारी चीज़ों के साथ ही रिलेट करता है, या जब तक ये सारी चीज़ें रहेगी तभी तक वो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मुद्रा प्रसार तथा बेरोजगारी के बीच अदला बदली यानी कि जो ट्रेड ऑफ होता है स्थिर रहती है, यानी कि जो मुद्रा प्रसार यानी कि जो मनी का क्या होता है, जो मनी की एक्सपेंशन होती है, मनी का जो फैलाव होता है, और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो मनी का फैलाव है या जो मनी का जो सर्कुलेशन बढ़ेगा, मनी का प्रसार होएगा, और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, उनके बीच में ट्रेड ऑफ स्थिर रहती है, यानी कि किस टाइम पीरियड में वो स्थिर रहेगी। ऑप्शन ए है स्टैगफ्लेशन की अवधि के दौरान, ऑप्शन बी है जब मुद्रा प्रसार की अक्रमणीय दर अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी है मंद मांग की अवधि के दौरान, या ऑप्शन डी है दीर्घकाल के दौरान।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घकाल के दौरान। यानी कि ये जो अपना कंसेप्ट है बेसिकली जो मुद्रा प्रसार है और दूसरी तरफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो अपना कंसेप्ट फिलिप्स करो से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि अगर हम फिलिप्स करो की बात करते हैं, जो अपना फिलिप्स करो अपना शॉर्ट रन का जो फिलिप्स करो होता है वो कुछ इस आकार का होता है। तो इस आकार की वजह से क्या होता है, इस साइड मान लीजिए कि अपना अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और इस साइड अपना क्या है, मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए कि मनी का प्रसार मान लेते इस साइड, तो जैसे जैसे क्या होगा, या हम ग्रोथ भी मान लेते, तो जैसे जैसे किसी कंट्री के अंदर मनी का प्रसार क्या होगा, मान लीजिए कि मनी का प्रसार कम होएगा तो दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा और इसके वाइस वर्सा भी काम करेगा। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि जब वो स्थिर रहेंगे यानी कि उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ना ही बंद हो जाएगा, तो वो होगा बेसिकली लॉन्ग रन के दौरान। तो जो लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व होता है वो वर्टिकल फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, यानी कि अपना फिलिप्स कर्व हो गया। यहाँ क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि मनी आप कितनी भी बढ़ाते रहो, यानी कि आप जीडीपी ग्रोथ भी कितनी बढ़ती रहो, लेकिन जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, वो फिक्स हो गया, यहाँ पर वो वर्टिकल हो गया, वो स्थिर हो गया, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आने लग रहा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गरीबी का दुष्चक्र प्रतिपादित किया था, यानी कि ये जो गरीबी का जो कंसेप्ट, जो गरीबी का दुष्चक्र का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली किस इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है ए मार्शल द्वारा, ऑप्शन बी जे एम केन्स द्वारा, ऑप्शन सी रेगनर नर्कसे द्वारा, ऑप्शन डी एम फ्रीडमैन के द्वारा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा रेगनर नर्कसे के द्वारा। ये जो अपना ग्रोथ इकोनॉमी का ये कंसेप्ट है अपना कि गरीबी का दुष्चक्र, ये जो दिया था ये अपना रेगनर नर्कसे साहब ने दिया था, ठीक है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी, अगर कभी पूछ लीजिए, उनकी स्टेटमेंट थी कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। क्या बोल रहा था उन्होंने कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। आगे बढ़ते हैं भाई। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा विकसित मॉडल पर आधारित है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसी टाइम से हमने योजना आयोग बना दिया था, और योजना आयोग का क्या काम था, वो गवर्नमेंट के लिए मतलब 5 साल के लिए योजनाएं बनाता था कि अब हम क्या करेंगे, किस किस तरह से या किस किस सेक्टर को हम फोकस करते हुए इंडिया की ग्रोथ करेंगे या जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन हम बढ़ाएंगे। तो जो सेकंड हमारा 5 ईयर प्लान था, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी, वो बेसिकली किसके मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन ए का CH हनुमंतराव, ऑप्शन बी PC महालनोबिस, ऑप्शन सी AK सेन या ऑप्शन डी KN राज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस, यानी कि जो PC महालनोबिस के जो मॉडल के ऊपर क्या थी अपनी सेकंड 5 ईयर प्लान जो उसके ऊपर बेस्ड था। और ये जो अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी बेसिकली हैवी इंडस्ट्री यानी कि जो भारी उद्योगों को लेकर ये, यानी कि इसको इसके अंदर सबसे पहले क्या किया गया था, यानी कि जो भारी उद्योगों के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया गया था, उनके लिए बजट एलोकेशन विशेष रूप से किया गया था, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यानी कि जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो है ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है जे.एम. केन्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट सोलो, ऑप्शन सी ए लेविस या ऑप्शन डी राय हेरोड के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए लेविस के द्वारा, यानी कि जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली अपने ए लेविस के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन ये अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि हेरोड डोमर मॉडल के अंतर्गत यदि आय की वृद्धि दर 5% है और पूंजी उत्पाद अनुपात 3% है तो बचत दर क्या होगी, यानी कि हमें रेट ऑफ सेविंग निकालना है किसके अकॉर्डिंग, अपने हेरोड डोमर के अकॉर्डिंग। यानी कि इन्होंने क्या दे रखा है, हमें आय की वास्तविक वृद्धि दर दे रखी है और पूंजी उत्पादन अनुपात दे रखा है। तो देखो जो आय की वास्तविक वृद्धि दर होती है यानी कि G इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, G इज इक्वल टू S/C, यानी कि G का मीन्स क्या है कि वास्तविक आय की वृद्धि दर है, S क्या है वो बचत की दर है, और C का क्या मीन्स है यहाँ पर पूंजी उत्पाद अनुपात है, ठीक है। देखो हमें S निकालना है तो S अगर निकालना है तो G इंटू C हो जाएगा अपना, ठीक है। तो हमें G कितना दे रखा है यहाँ पर, G हमें 5 दे रखा है और C कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, यानी कि जो 15% क्या हो जाएगा इसका अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार राइट आंसर डी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रति व्यक्ति पूंजी कम हो जाती है
प्रति व्यक्ति निवल विनियोग, यानी कि मान लीजिए कि यदि प्रति व्यक्ति पूंजी कम हो जाती है, वो किस वजह से कम हो जाती है, जब प्रति व्यक्ति निवल विनियोग डैश। ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि दर से कम है, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि से अधिक है, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति बचतों से अधिक है, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति बचतों से कम है। ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति पूंजी कब कम होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जब जनसंख्या वृद्धि दर से कम है। यानी कि प्रति व्यक्ति पूंजी जब कम होगी, जब क्या होगी, जनसंख्या तो अपने पास क्या होगी ज्यादा, मतलब कि जनसंख्या जो क्या है वो कम रह जाएगी, जब अपनी वृद्धि दर से जब अपनी कम रह जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके अंदर जो फार्मूले की बात करते हैं, तो जो अपना प्रति व्यक्ति पूंजी का जो फार्मूला है, प्रति व्यक्ति पूंजी इज इक्वल टू, उसको कैसे निकालते हैं हम, कुल निबल विनियोग अपन में कुल व्यक्ति, कुल विनियोग निबल यानी कि वो शुद्ध कितना विनियोग हमने किया, और अपन में कुल व्यक्ति कितने हैं अपने, इसी से तो हम निकालेंगे ना। तो इस वजह से क्या है ये कि मान लीजिए कि जब हमारा क्या हो जाता है, जब प्रति व्यक्ति निबल विनियोग में अपनी क्या होगी, वृद्धि की दर होगी, तो क्या होगा, जो जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की दर, जब वृद्धि की दर से वो कम रहेगी, तो उस अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा, जो प्रति व्यक्ति पूंजी की मात्रा भी क्या हो जाएगी अपनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नव परंपरावादी विकास मॉडल में सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि, यानी कि जो अपना नव परंपरावादी विकास मॉडल है उसके अंदर जो सीमांत बचत में वृद्धि वो किसके ऊपर मतलब लाई करती है, वो इस प्रकार काम करती है। ऑप्शन ए का प्रति व्यक्ति स्थिर अवस्था उत्पादन में वृद्धि करती है, ऑप्शन बी है स्थिर अवस्था उत्पादन विकास दर में वृद्धि करती है, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति स्थिर अवस्था पूंजी में वृद्धि करती है, ऑप्शन डी है ए तथा सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति स्थिर अवस्था पूंजी में वृद्धि करती है। यानी कि जो अपना नव परंपरावादी विकास का जो मॉडल दे रखा है, उस मॉडल के अंदर जो सीमांत बचत प्रवृत्ति में अगर वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति स्थिर अवस्था पूंजी में भी वो वृद्धि करेगी, या उसके अंदर भी वो वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि अगर हम नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत की सीमांत प्रवृत्ति की अगर हम बात करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है ये डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा आई, यानी कि आई में चेंज के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप अपना एस के अंदर जो चेंज आता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद अपना क्या हो जाता है, जो अपना सेविंग के अंदर जो चेंज आता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आई में वृद्धि दर को हम यहाँ पर शो करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क भाग है केंद्रीय सरकार की खालिस्तान, यानी कि जो अपना केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो बेसिकली होता है वो जो केंद्र सरकार की किस आय का भाग है। ऑप्शन ए गैर कर आय का, ऑप्शन बी कर आय का, ऑप्शन सी पूंजी प्राप्तियों का, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वो जगह कर आएगा, क्योंकि भाई जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये क्या है, ये एक कर ही तो है ना भाई, केंद्रीय उत्पाद कर है तो ये क्या है, एक टैक्स आय का भाग है ये। तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन आ गया कि नल चालन यानी कि पंप प्राइमिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि जो एक ये हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर पंप प्राइमिंग का कंसेप्ट होता है, यानी कि ये पंप प्राइमिंग कब प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है मुद्रा प्रसार के समय, ऑप्शन बी है मुद्रा संकुचन के समय, ऑप्शन सी है पूर्ण प्रसार के समय, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी है मुद्रा, राइट आंसर है ऑप्शन बी मुद्रा संकुचन के समय। क्यों किया जाना चाहिए, बेसिकली जो प्राइमिंग है वो डिफ्लेशन के टाइम पे हमें किया जाना चाहिए। डिफ्लेशन का टाइम क्यों, डिफ्लेशन के टाइम बेसिकली क्या होता है, प्राइस लेवल बहुत कम होते हैं, लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, लोगों के पास पैसा होता नहीं। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता तो डिमांड नहीं करते, मतलब कि डिमांड बहुत कम होती है। अगर डिमांड भी कम है तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कंपनी जो अपनी क्या है जो इकोनॉमी है वो मंदी में चली जाएगी, रिसेशन के अंदर वो चली जाएगी, या डिप्रेशन के अंदर वो चली जाएगी। तो उस डिप्रेशन से निकालने के लिए हम पंप प्राइमिंग का प्रयोग कर सकते हैं। पंप प्राइमिंग का मीन्स क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे क्या करेगी, वो इन्वेस्टमेंट करेगी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा वो पैसा लगाएगी। अगर इकोनॉमी के अंदर वो पैसा लगाएगी तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे। लेकिन जो पंप प्राइमिंग का कंसेप्ट हम यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जब गवर्नमेंट क्या करेगी, जब गवर्नमेंट अपने क्या करेगी इकोनॉमी के अंदर अपना पैसा लगाएगी तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी तो प्राइवेट इन्वेस्टर को मार्केट से बाहर धकेल देगी। तो ये अपना पंप प्राइमिंग का कंसेप्ट होता है। तो ये तभी हेल्पफुल रहेगा जब इकोनॉमी के अंदर क्या है, जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन की कंडीशंस हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वेट लगाया जाता है। भाई वेट कहाँ लगाया जाता है, किस चरण पे लगाया जाता है। ऑप्शन ए है उत्पादन के अंतिम चरण पर, ऑप्शन बी उत्पादन के प्रथम चरण पर, ऑप्शन सी है सीधे उपभोक्ताओं पर, या ऑप्शन डी उत्पादन तथा उपभोग के बीच के चरणों पर।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन तथा उपभोग के बीच प्रत्येक चरण पर। यानी कि जो अपना वेट है, जो वेट कहाँ लगाया जाता है, ये एक मूल्य वर्धित कर भी हम इसको बोलते हैं भाई, ठीक है, मूल्य वर्धित कर, एक मूल्य वर्धित कर भी है। और ये कहाँ लगाया जाता है, यानी कि जहाँ से उत्पादन और जहाँ उपभोग होगा उसके बीच के जितने भी स्टेप्स आएंगे, हर स्टेप्स के ऊपर हम क्या करेंगे, वेट लगाने का काम करेंगे, हर स्टेप्स के ऊपर वेट लगाया जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सीमांत कर दर की अस्थायी वृद्धि, यानी कि जो अपना सीमांत कर दर है उसकी अस्थायी वृद्धि से मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या काम करेगी। ऑप्शन ए है रोजगार में वृद्धि करेगी, ऑप्शन बी उत्पादन में वृद्धि करेगी, ऑप्शन सी घाटे को बढ़ाएगी, ऑप्शन डी है उत्पादन में कमी करेगी। तो राइट जो आंसर है वो है उत्पादन में कमी करेगी। यानी कि जो अपना सीमांत कर दर की जो अस्थायी वृद्धि, अगर टेम्परेरी उसके अंदर हम वृद्धि कर देते हैं तो उसको क्या हो जाएगा, वो उत्पादन में कमी करेगी। क्यों? क्योंकि जो अपना सीमांत कर की दर है वो क्या है, वो बेसिकली यानी कि सीमांत कर की दर का मीन्स क्या है, यानी कि जो एक अतिरिक्त इकाई हम क्या करेंगे, जो एक अतिरिक्त इकाई के ऊपर हम जो भी कर लगाएंगे या जो भी कर की दर हम इम्पोज करेंगे वही क्या है, वही सीमांत कर की दर है। तो जैसे जैसे क्या होगा, अपने सीमांत कर की दर में वृद्धि होगी, तो सीमांत कर की दर में वृद्धि हुई तो क्या होगी, उत्पादन लागत बढ़ेगी। अगर उत्पादन लागत बढ़ेगी तो इट मीन्स जो प्रोड्यूसर का लाभ घटेगा, और अगर लाभ घटेगा तो जिस वजह से फिर वो क्या करेगा, वो अपना उत्पादन कम करने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि सीमांत कर की दर की का मीन्स क्या है कि जैसे ही कोई एक अतिरिक्त इकाई बनाई तो उसके ऊपर हमने टैक्स लगा दिया, तो वो क्या करेगा, अगर टैक्स लग गया तो उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, तो इट मीन्स वो क्या कर देगा, अपना उत्पादन ही कम कर देगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर अपना डी हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उत्तराधिकार में प्राप्त धन पर कर उदाहरण, यानी कि जो उत्तराधिकार में हमें जो भी क्या मिला, जो भी हमें धन मिला है, यानी कि अपनी जो पुरानी पीढ़ियों से अपने फादर साहब से हमें जो मिला है, हमारे अपने फादर साहब को अपने दादा से जो मिला उत्तराधिकार के तौर पे जो भी हमें मिला उसके ऊपर जो कर लगेगा उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी संपत्ति कर, या ऑप्शन डी वेट या वेट कर या VAT कर। तो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन सी संपत्ति कर, क्योंकि सबको पता ही है भाई वो क्या है, वो हमें संपत्ति तो मिलती है ना अपने पूर्वजों से, तो उसके ऊपर जो कर लगेगा उत्तराधिकार के ऊपर उसको हम संपत्ति कर बोल लेंगे भाई। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं भाई, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार का व्यय उसकी कुल प्राप्तियां अधिक हो जाती हैं तो बजटीय घाटा होता है। यानी कि जब सरकार का जो खर्चा है वो उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, यानी कि कुल सरकार के पास पैसा कमाया लेकिन उसने खर्च ज़्यादा कर दिया, तो उससे बजटीय घाटा कैसा होगा। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, या ऑप्शन डी अनिर्धारित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक हो जाएगा भाई, क्योंकि जब सरकार का व्यय उसकी कुल प्राप्तियों अधिक हो जाती तो बजटीय घाटा होता है भाई। क्यों? क्योंकि इट मीन्स क्या है कि भाई जब सरकार क्या कर देगी, सरकार के पास टैक्स या नॉन टैक्स के रूप में जो इनकम जनरेट होती है, इनकम सरकार के पास कम जनरेट हुई, लेकिन उसने अपना एक्सपेंडिचर क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर बहुत अधिक कर दिया। तो जब एक्सपेंडिचर वो अधिक करेगी तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, उसके पास ऋणात्मक आ जाएगा, जो उसका बजटीय घाटा क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा भाई, बजटीय घाटा बहुत ज़्यादा उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लेफर वक्र संबंध प्रदर्शित करता है, यानी कि जो अपना लेफर कर्व है वो किस किस के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है मुद्रा प्रसार और नामीय ब्याज दर के बीच, ऑप्शन बी है कर दर तथा कुल आय कर के बीच, ऑप्शन सी है वास्तविक ब्याज दर तथा विनियोग मांग के बीच, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर दर तथा कुल आय कर के बीच। यानी कि जो अपना लेफर कर्व है, ये लेफर कर्व अपना उल्टे यू आकार का कर्व होता है भाई। ठीक है, इस टाइप का ये कुछ ये अपना कर्व होता है। ये कर्व क्या कहता है कि इस टाइप क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक साइड हम कर की दर मानेंगे और यहाँ पर जो कर से आय होगी वो मानेंगे। ये क्या कहता है कि जैसे जैसे कर की दर बढ़ती जाएगी रेवेन्यू अपना बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद जब कर की दर बढ़नी शुरू हो जाएगी तो अपना रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई लोग ये सोचने लग जाएंगे ना भाई, अगर मान लीजिए कि क्या हो गया, अगर आपने कर की दर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, अगर आपने 100% कर ले लिया, तो फिर लोग क्या सोचना शुरू कर देंगे, लोग कमाना ही छोड़ देंगे। भाई हम जितना कमा रहे हैं गवर्नमेंट सारा का सारा तो टैक्स के रूप में ले रही है, हम कमा के करें भी क्या आगे। तो ये यही बताना चाह रहे हैं कि जब कर की दर बिल्कुल जीरो होती है और जब कर की दर मैक्सिमम होती है तो उस टाइम जो कर से जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो रेवेन्यू क्या रहेगा, अपना जीरो रहेगा अपना। क्यों? क्योंकि जब कर की दर जीरो यानी कि जब कोई टैक्स ही नहीं ले रही तो भी रेवेन्यू जीरो, जब 100% टैक्स ले रही तो लोग क्या करेंगे, लोग कमाना ही छोड़ देंगे। अगर लोग कमाना छोड़ देंगे तो इट मीन्स क्या है भाई, वो लोगों से टैक्स ले ही नहीं पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बाजार शक्तियों द्वारा किसी एक वर्ष में रुपए की विनिमय दर प्रति US डॉलर रुपए 44 से परिवर्तित होकर 46 हो जाती है।
यानी कि जो अपनी मार्केट फोर्सेज है, मार्केट फोर्सेज की वजह से क्या होता है कि मान लीजिए 1 रुपया है और उस रुपये की जो एक्सचेंज रेट है यानी कि जो विनिमय के दर है वो डॉलर के मुकाबले क्या हो जाती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, चेंज आ जाता है। एक US डॉलर मान लीजिए 44 रुपये का था और अब 44 की बजाय वो क्या हो गया, मतलब 45 रुपये का हो गया। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, ऑप्शन ए है रुपये की मूल्य वृद्धि हुई, ऑप्शन बी है रुपये का मूल्य ह्रास होया, ऑप्शन सी है रुपये का अवमूल्यन होया, या ऑप्शन डी है विनिमय की दर लगभग वही रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, रुपये का अवमूल्यन होया। ठीक है, क्योंकि मूल्य ह्रास और अवमूल्यन यहाँ क्या है, यहाँ बाजार शक्तियों का रूप है भाई, बाजार शक्तियों का रूप। इस इसका मीन्स क्या है कि हमने क्या कर दिया, हमने भाई मतलब कि क्या कर दिया, हमने रुपये को क्या कर दिया, रुपये की वैल्यू को हमने कम कर दिया, उसका डिवैल्यूएशन हमने कर दिया रुपये का। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, पहले मान लीजिए कि हम क्या करते थे, 1 डॉलर खरीदने के लिए हमें 44 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें 46 रुपये, यानी कि अब हमें ज़्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं, जिसका मतलब क्या कि रुपये का प्राइस अब कम हो गया है। आगे बढ़ते हैं भाई, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में मेल बिठाइए, यानी कि हमें मैचिंग करनी है भाई। एक समूह में हमें क्या दे रखा है, मतलब कुछ इकोनॉमिक्स के नाम दे रखे, दूसरे में उनके जो सिद्धांत है, उनकी जो थ्योरी, उसके अंदर मैच करना है। ऑप्शन ए है शिशु उद्योग, मतलब सॉरी जो समूह 1 के अंदर पहला है शिशु उद्योग तर्क, सेकंड है साधन मूल्य समता प्रमेय, सी है अवसर लागत का सिद्धांत, डी है निरपेक्ष लागत का सिद्धांत। जो समूह 2 के अंदर हमें इकोनॉमिक्स दे रखे हैं, नंबर 1 पे एडम स्मिथ, नंबर 2 पे जी वॉन हेबरलर, ऑप्शन 3 पे दे रखे फ्रेडरिक लिस्ट, 4 पे दे रखे हेक्स रोलिन और 5 पे दे रखे डी रिकार्डो। तो अगर हम इसका मिलान करते मैच करते तो सबसे पहले जो अपना शिशु उद्योग तर्क है वो किसका है, वो अपना फ्रेडरिक लिस्ट का भाई। जो शिशु उद्योग तर्क इन्होंने दिया था, फ्रेडरिक लिस्ट साहब ने दिया था। साधन मूल्य समता प्रमेय किसका ये प्रमेय है, ये अपना हेक्स रोलिन का प्रमेय है भाई। ठीक है, यानी कि ये अपनी IT के अंदर एक थ्योरी है इनकी, साधन समता प्रमेय की। उसके बाद अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था, ये अपना हेबरलर ने दिया था भाई, वी ऑन हेबरलर। और जो निरपेक्ष लागत का सिद्धांत है ये एडम स्मिथ ने दिया था भाई। तो इस अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का सी, यानी कि राइट आंसर अपना सी हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि अवमूल्यन अन्य बातें समान रहने पर किसी देश के भुगतान संतुलन को बदतर कर देता है यदि अवमूल्यन करता देश के आयातों तथा निर्यातों की लोच। यानी कि अगर हम बात करते हैं फॉरेन की कि जो हमारा क्या है, जो हमारा BOP इक्विलिब्रियम और डिस इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो थ्योरी है, जो प्राइस के साइड से जो थ्योरी दे रखी मार्शल साहब ने दे रखी है, तो वहाँ मार्शल लर्नर की कुछ कंडीशंस हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी BOP के ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, वो पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। तो यहाँ इन्होंने क्या बता दिया कि अन्य बातें समान रहेंगी लेकिन किसी देश के भुगतान संतुलन को बदतर कर देगा, यानी कि और भी ज़्यादा खराब कर देगा। कब कर देगा, जब अवमूल्यन आयातों तथा निर्यातों की लोच क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी भाई। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि वो क्या बताते भाई EX प्लस EM, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट क्या रहेगा, जब लेस देन 1 रहेगा तो क्या रहेगा भाई, अवमूल्यन उसको जो भुगतान संतुलन या जो BOP डिसइक्विलिब्रियम को और भी क्या कर देगा, वो बदतर बना देगा भाई। अगर EX प्लस EM अपना भाई इज इक्वल टू 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। अगर अपना EX प्लस EM भाई ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स क्या होगा भाई, वो अपने लिए हेल्प, वो अपने लिए बढ़िया चीज़ें होगी, अपना BOP क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा भाई उससे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्यापार शर्तों में चक्रीय ह्रास की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। यानी कि जो अपने बिजनेस साइकिल्स है, जो बिजनेस साइकिल्स के अंदर अपने ह्रास की संकल्पना है, जो ह्रास की जो बेसिकली बारे में बात की थी, वो सबसे पहले किसने बात की थी। ऑप्शन ए है रोल प्रोबिस ने, ऑप्शन बी है JM केन्स ने, ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने, या ऑप्शन डी है JS मिल ने भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है भाई, रोल प्रेबिस ने। रोल प्रेबिस ने ही बात करी थी भाई, जो व्यापार शर्तें हैं, व्यापार शर्तों के अंदर यानी कि जो एक देश दूसरे देश से जो भी ट्रेड करता है उस ट्रेड को लेकर जो भी शर्तें, जो भी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अंदर अगर ह्रास होएगा, चक्रीय ह्रास की संकल्पना, तो ये रोल प्रेबिस ने अपनी दी थी भाई। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था विश्व स्तर पर अंतिम रूप से ध्वस्त हो गई थी। यानी कि ब्रिटेन वुड्स ये एक व्यवस्था आई थी भाई, ये व्यवस्था बेसिकली अपने 1944-45 के दौर में आई थी भाई। जब अपना क्या हुआ था, जब अपना वर्ल्ड बैंक, अपना IMF ये चीज़ें बनी थी, तो उसी टाइम में अपनी ब्रिटेन वुड्स की व्यवस्था भी आई थी भाई। तो ये ध्वस्त कब होगी, ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 या ऑप्शन डी 1973 भाई। तो राइट आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा भाई 1971, यानी कि जो अपनी ब्रिटेन वुड्स की व्यवस्था थी वो अंतिम रूप से 1971 के अंदर वो ध्वस्त हो गई थी भाई, पूर्णतः वो खत्म हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्सर-ओहलेन सिद्धांत भागीदार देशों में व्यापार के आविर्भाव को समझाता है जिसका आधार डैश। ऑप्शन ए अंतः क्षेत्रीय व्यापार, ऑप्शन बी अपूर्ण प्रतियोगी, ऑप्शन सी अंतर क्षेत्रीय व्यापार, ऑप्शन डी रुचि एवं टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अपना हेक्सर-ओहलेन का जो अपना सिद्धांत है बेसिकली वो भागीदार देशों में व्यापार के आविर्भाव को समझाता है। यानी कि व्यापार के बारे में वो बताता भी एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा, लेकिन वो किस आधार पर करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर क्षेत्रीय व्यापार, यानी कि वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार के बेस पे क्या करता है वो इसको समझाने का प्रयास करता है। अगर हम हेक्सर-ओहलेन के सिद्धांत की बात करें तो इसको हम आधुनिक व्यापार का सिद्धांत भी बोलते हैं भाई। ये व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है, यानी कि एक देश दूसरे देश के अंदर जो ट्रेड करता है उसके बीच में जो आधुनिक का जो सिद्धांत है वो अपने हेक्सर-ओहलेन का ही सिद्धांत है। ठीक है, और वो ये क्यों ये बेसिकली किस बीच पे करेगा, यानी कि कोई भी दो देश है जिनके बीच बेसिकली व्यापार होगा वो उत्पादन लागतों में अंतर के कारण उत्पन्न होगा, और जैसे ही यह अंतर उत्पादन के साधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि ये देश व्यापार क्यों करेंगे, क्योंकि इन देशों के अंदर उत्पादन के जो साधन उन साधनों की लागत अलग अलग होगी, और साधनों की लागत अलग अलग है वो क्यों है, क्योंकि भाई वहाँ पर उत्पादन के साधनों की मात्रा अलग अलग है। तो जिस वजह से इसका मतलब क्या है, तो ये इसका जो आधार है या इसका जो बेस है वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है भाई। एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का व्यापार है, क्योंकि दो क्षेत्रों में क्या होती है जो अपनी फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है, जो साधन की जो सघनता वो अलग अलग होती है भाई, इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार होएगा। आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, यानी कि इंडिया के अंदर जो अपनी नई पॉलिसी है भाई एलपीजी पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये कब लागू करी गई थी भाई। तो अगर इसकी बात करें तो ये अपना 1991 में लागू करी गई थी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि 100 परीक्षणों के एक प्रतिदर्श के आधार पर x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक 0 के लगभग पाया गया। अतः यानी कि जो हमने क्या किया, हमने 100 परीक्षण करे भाई, 100 परीक्षणों का जो प्रतिदर्श निकाला है उनके आधार पर x और y के जो मध्य सहसंबंध यानी कि उनके बीच जो कोरिलेशन का जो गुणांक आया वो लगभग 0 के लगभग पाया गया। तो अतः इसका मीन्स क्या है कि उन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, x और y निश्चित रूप से असंबंधित हैं, x और y के मध्य रेखीय संबंध है, x और y के मध्य परस्पर गैर रेखीय संबंध हो सकता है, या डी x और y के मध्य मिथ्या सहसंबंध है भाई, झूठा उनके अंदर कोरिलेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी भाई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्स और वाई के मध्य परस्पर गैर रेखीय संबंध हो सकता है भाई। ऐसा संबंध क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो भाई हमने 100 परीक्षण करे और 100 परीक्षणों का जो प्रतिदर्श निकाला है उसके बाद अगर हमने बात की सहसंबंध गुणांक की, यानी कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की अगर उसके अंदर हमने बात की तो लगभग 0 के आसपास पाया। तो 0 के आसपास पाया तो इट मीन्स क्या कि भी उनके अंदर गैर रेखीय रिलेशन कुछ हो सकता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो जो इसके अंदर कोरिलेशन है वो कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर अगर हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो 0 से 1 होता है। अगर 0 है तो इट मीन्स उनके अंदर कोई भी कोरिलेशन है ही नहीं, अगर 1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन। अब 1 की भी हम +-1 की फॉर्म में करते हैं, अगर +1 है तो इट मीन्स क्या कि पूर्णतः पॉजिटिव कोरिलेशन है, और -1 है तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णतः नेगेटिव कोरिलेशन है उनके अंदर। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के अंतर्गत जब प्रतिदर्श आमाप बढ़ाया जाता है, यानी कि जब अपना क्या करते हैं, जब अपना जो सरल यानी कि जो सिंपल अपना यादृच्छिक प्रतिचयन जो सैंपलिंग अपना है रैंडम सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत जब हम प्रतिदर्श आमाप को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा। ऑप्शन ए, न्यायिक त्रुटियों का परिमाण बढ़ता है लेकिन प्रतिदर्शिक त्रुटियों का परिमाण घटता है। ऑप्शन बी, न्यायिक त्रुटियों का परिमाण घटता है लेकिन प्रतिदर्शिक त्रुटियों का परिमाण बढ़ता है। ऑप्शन सी, नैकायिक तथा प्रतिदर्शिक त्रुटियों का परिमाण घटता है। ऑप्शन डी, नैकायिक तथा प्रतिदर्शिक दोनों त्रुटियों का परिमाण बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, जो अपनी सिंपल रैंडम सैंपलिंग है उसके अंदर जब हम प्रतिदर्श आमाप को बढ़ाते हैं तो जो अपनी नैकायिक त्रुटियां उनका परिमाण तो बढ़ जाता है, लेकिन जो उनकी प्रतिदर्शिक त्रुटियों का जो परिमाण है, यानी कि अगर उनकी सैंपल एरर्स की बात करते हैं तो सैंपल एरर्स क्या हो जाता है, सैंपल एरर्स की जो उनका परिमाण वो घट जाता है या कम हो जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहित सकल घरेलू उत्पाद अप्रसारक होता है,
यानी कि जो अपना निहित सकल घरेलू उत्पाद वो अप्रसारक कब होता है भाई? ऑप्शन ए चालू वर्ष भारित सूचकांक, ऑप्शन बी आधार वर्ष भारित सूचकांक, ऑप्शन सी ए तथा बी का समांतर माध्य है, ऑप्शन डी ए तथा बी का ज्यामितीय माध्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, आधार वर्ष भारित सूचकांक भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यादृच्छिक चर है, यानी कि यादृच्छिक चर क्या है बेसिकली? ऑप्शन ए एक स्वतंत्र चर है, ऑप्शन बी एक अंतर्जात चर है, ऑप्शन सी यादृच्छिक रूप से चुना गया मूल्य है, या ऑप्शन डी प्रकृति की अवस्थाओं का फलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए एक स्वतंत्र चर, यानी कि कोई भी जो अपना यादृच्छिक चर है, जो कोई भी अपना रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, वो एक अपना रैंडम वेरिएबल क्या है, एक स्वतंत्र चर है, एक इंडिपेंडेंट वो चर है भाई, इंडिपेंडेंट है वो एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह अपना वो काम करता है भाई। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न वितरणों पर विचार कीजिए, यानी कि ये कुछ वितरण दे रखे, यानी कि कुछ हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे अपने। जेड वितरण, ऑप्शन बी टी वितरण, ऑप्शन सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या ऑप्शन डी एफ वितरण। उपरोक्त में से कौन प्रतिदर्शी वितरण नहीं, यानी कि हमें ऐसा बताना है कि जो प्रतिदर्शी वितरण नहीं है। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल सी, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, या ऑप्शन डी है ए तथा डी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, केवल सी, यानी कि क्या है जो अपना प्रतिदर्शी वितरण वो केवल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही अपना क्या है, वो अपना सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रतिदर्शी वितरण अपना नहीं होता। बाकी जो अपने जेड है, टी है और एफ है वो क्या है, वो तीनों के तीनों अपने वो अपने सारे प्रतिदर्शी वितरण है या अपने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि समूह में मेल बिठाइए भाई, एक समूह का दूसरे समूह के साथ हमें मेल करना है, हमें मैचिंग करनी है। तो ऑप्शन ए दे रखा है विदित प्रसरण के सहित समष्टि माध्य, बी दे रखा है अविदित प्रसरण के सहित समष्टि माध्य, सी दे रखा है प्रसरणों की तुलना, डी दे रखा है एक आक्षेप की समंजन सुष्ठता। दूसरी तरफ दे रखा है टी वितरण, एफ वितरण, काई स्क्वायर वितरण या जेड वितरण। ठीक है, तो अगर हम मिलान की बात करते हैं तो जब हम सबसे पहले विदित प्रसरण के सहित समष्टि माध्य की बात करते हैं तो ये हम जेड वितरण के अंदर बात करते हैं। तो ऑप्शन ए का फोर्थ आ जाएगा, इट मीन्स राइट आंसर अपना सी हो जाएगा भाई। और जो अपना अविदित प्रसरण के सहित समष्टि माध्य की बात करते हैं ये अपना हम टी वितरण के अंदर बात करते हैं। जो प्रसरणों की तुलना हम एफ वितरण के अंदर करते हैं, और एक आक्षेप की समंजन सुष्ठता की हम बात काई स्क्वायर वितरण के अंदर करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यही थी भाई आज की वीडियो। उम्मीद है, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और ये भी उम्मीद है कि अगर जो हमारी ये वीडियो, ये हमारी सीरीज़ है, आपकी जो तैयारी के अंदर अगर कुछ इजाफा कर रही है, कुछ चीज़ों को बढ़ा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। धन्यवाद।